अटलांटिक की गहराइयों से उठती वह अनजानी गूंज आज पूरी दुनिया के कानों में गूंज रही है और वॉशिंगटन से लेकर हर बड़े न्यूज रूम तक एक ही सवाल हवा में तैर रहा है कि आखिर समुद्र की उस नीली शांति को किसने आग में बदल दिया। क्योंकि कुछ ही घंटों में वह इलाका जिसे अमेरिकी प्रभुत्व का सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता था, अचानक एक ऐसे तूफान में घिर गया जिसे किसी ने आते नहीं देखा था। रिपोर्टें बताती हैं कि जैसे ही अमेरिकी नौसेना के कई विशाल जहाज नॉर्थ अटलांटिक में अपनी मौजूदगी मजबूत करने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही रडार स्क्रीन पर अजीब हलचल दिखने लगी। संकेत ऐसे थे मानो किसी अदृश्य ताकत ने 3 अलग दिशाओं से समुद्र के भीतर से घेरा बनाना शुरू कर दिया हो और कुछ ही पल बाद संचार लाइनों में खामोशी छा गई। यह वह खामोशी थी जो युद्ध से पहले आती है। व्हाइट हाउस में बैठे अधिकारी घबराकर अपने मॉनिटर देखने लगे। पेंटागन के भीतर सायरन गूंज उठे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत एक सुरक्षित कमरे में ले जाने की तैयारी शुरू हो गई। अमेरिकी वायुसेना को नोटम जारी हुआ और पूर्वी तट के आसमान में लड़ाकू विमानों की आवाजें सुनाई देने लगी। दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि अटलांटिक अब सिर्फ पानी का फैलाव नहीं बल्कि एक ऐसे रणक्षेत्र में बदल रहा है जहां कई ताकतें एक साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। इसी बीच खुफिया सूत्रों से खबर आई कि रूस की नॉर्दर्न नेवी ने मार्मी ने अपने कई जहाजों को सक्रिय किया है और चीन के बेड़े भी तेजी से समुद्री मार्गों की ओर बढ़ रहे हैं। ब्रिक्स देशों के बीच असामान्य स्तर की गतिविधि देखी जा रही है और यही बात अमेरिका के रणनीतिकारों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि हमला किसी एक ध्वज के नीचे नहीं बल्कि कई दिशाओं से होता दिखाई दे रहा है। अटलांटिक की सतह के नीचे से उठी टॉर्पेडो जैसी हलचल ने अमेरिकी जहाजों के सिस्टम को झकझोर दिया और कुछ यूनिट्स को भारी क्षति की खबरें आने लगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर नुकसान के आंकड़े साझा नहीं किए गए, लेकिन बाजारों ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी और तेल से लेकर बीमा तक हर चीज की कीमतें उछल गईं। दुनिया भर की सरकारें अपने नागरिकों के लिए चेतावनियां जारी करने लगी और यूरोप में नाटो की आपात बैठक बुला ली गई। इस सब के बीच सबसे रहस्यमय बात यह रही कि किसी भी बड़े देश ने इस घटना की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया। न रूस ने कुछ कहा, न चीन ने, न ईरान ने और न ही भारत की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया आई। इस चुप्पी ने उस शोर से कहीं ज्यादा डर पैदा कर दिया जो मिसाइलों की आवाज से उठता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां मलबे के हर टुकड़े से संकेत ढूंढने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर किस पनडुब्बी ने यह हमला किया और किस इरादे से किया। व्हाइट हाउस के गलियारों में चर्चा है कि यह ताकत की परीक्षा नहीं बल्कि सीमा खींचने का संदेश है। अटलांटिक, जो हमेशा अमेरिका का बैकयार्ड माना जाता था, अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनकर उभर रहा है और जैसे जैसे घंटे बीत रहे हैं वैसे वैसे दुनिया की धड़कनें तेज होती जा रही हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि पहला झटका लग चुका है और दूसरा कब आएगा यह कोई नहीं जानता। उसी बेचैनी के साए में अगले कुछ घंटों ने हालात को और भी उलझा दिया, क्योंकि समुद्र के ऊपर अमेरिकी गश्ती विमान लगातार चक्कर लगा रहे थे और नीचे उनकी पनडुब्बियां किसी अदृश्य दुश्मन को खोजने में लगी थीं। पेंटागन से लेकर वॉशिंगटन तक रणनीतिक बैठकों का दौर चल रहा था और हर टेबल पर एक ही नक्शा खुला था जिसमें अटलांटिक की लकीरें अब सामान्य समुद्री मार्ग नहीं बल्कि संभावित टकराव के बिंदु बन चुकी थी। अमेरिकी नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी दुविधा यह थी कि अगर जवाब दिया जाए तो किसे दिया जाए और कितनी ताकत दिया जाए, क्योंकि जिस हमले ने यह तूफान खड़ा किया था वह बिना किसी झंडे के आया था। उधर रूस ने अपने कुछ ठिकानों पर रक्षा तैयारियां बढ़ा दी और चीन के जहाज भी असामान्य मार्गों पर देखे गए। ब्रिक्स देशों की सामूहिक चुप्पी इस पूरे दृश्य को और रहस्यमय बना रही थी। यूरोपीय देशों ने सीधे टकराव से दूरी बनाने के संकेत दिए, क्योंकि कोई भी ट्रंप की आक्रामक नीति से पैदा हुई आग में खुद को झोंकना नहीं चाहता था। इसी बीच वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल मची रही और यह साफ हो गया कि यह सिर्फ समुद्र में हुआ एक प्रकरण नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक नसों पर दबाव डालने वाला झटका है। अमेरिका के भीतर भी सवाल उठने लगे कि दशकों से जिस नौसेना को अजय माना जाता था वह इतनी जल्दी असहज कैसे हो गई। विशेषज्ञों का कहना है कि इस घटना ने यह दिखा दिया है कि आधुनिक संघर्ष सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि साइबर और इलेक्ट्रॉनिक जंग से भी लड़ा जाता है।
क्योंकि कुछ मिनटों के लिए अमेरिकी कमांड चैनलों का ठप होना किसी भी मिसाइल से कम खतरनाक नहीं था। ट्रंप के सामने अब साख बचाने और हालात को नियंत्रण में रखने की दोहरी चुनौती है। अगर प्रतिक्रिया कमजोर हुई तो विरोधी ताकतें इसे कमजोरी मानेंगी, और अगर ज्यादा कठोर हुई तो टकराव एक ऐसे रास्ते पर चला जाएगा जहां से लौटना मुश्किल होगा। दुनिया की निगाहें अगले 48 घंटों पर टिकी हैं, क्योंकि या तो पर्दे के पीछे कोई बड़ा समझौता होगा या फिर अटलांटिक की लहरें और भी ज्यादा उग्र हो जाएंगी। भारत की कूटनीतिक चुप्पी भी अंतर्राष्ट्रीय हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि हर कोई जानता है कि नई वैश्विक व्यवस्था में दिल्ली की भूमिका सिर्फ दर्शक की नहीं रही। इस पूरी काल्पनिक लेकिन खौफनाक कहानी ने एक बात साफ कर दी है कि अब कोई भी समुद्री इलाका पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहा, और शक्तियों का संतुलन ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक गलत कदम पूरी दुनिया को हिला सकता है। इसलिए हर चैनल, हर सरकार और हर नागरिक एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या यह तूफान यहीं थमेगा या फिर इतिहास एक नई और ज्यादा अनिश्चित दिशा में मुड़ने वाला है। अटलांटिक की लहरों के भीतर उठ रही अनदेखी उथल-पुथल अब सिर्फ समुद्र की कहानी नहीं रह गई थी, बल्कि वह सीधे दुनिया की सत्ता की धड़कनों से जुड़ चुकी थी। और जैसे ही भाग 2 की घटनाओं के बाद अगले कुछ घंटे बीते, वैसे ही व्हाइट हाउस के भीतर माहौल और भी भारी हो गया, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखी गई खुफिया रिपोर्टें किसी साधारण टकराव की ओर इशारा नहीं कर रही थी, बल्कि उनमें एक ऐसे बहुस्तरीय दबाव का जिक्र था जो अमेरिका की रणनीतिक सोच को जड़ से हिला देने के लिए काफी था। बताया जा रहा था कि जिन जगहों पर अमेरिकी जहाजों को नुकसान पहुंचा है, वहां समुद्र के नीचे अजीब किस्म के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर मिले हैं, जो आमतौर पर किसी एक देश की तकनीक से मेल नहीं खाते, बल्कि कई अलग अलग प्रणालियों के मिश्रण जैसे लगते हैं। और यही बात इस पूरे घटनाक्रम को और भी रहस्यमय बना रही थी। पेंटागन के भीतर बैठे विश्लेषक नक्शों और डाटा की परतें पलट रहे थे, और हर नई परत के साथ यह साफ होता जा रहा था कि हमला जितना दिखाई दे रहा है, उससे कहीं ज्यादा गहरा और सुनियोजित था। समुद्र की सतह पर भले ही सिर्फ कुछ जहाजों को क्षति हुई हो, लेकिन अदृश्य मोर्चों पर अमेरिकी नेटवर्क, सैटेलाइट लिंक और संचार ढांचे पर ऐसा दबाव पड़ा था जो किसी भी आधुनिक सैन्य ढांचे को अस्थिर करने के लिए पर्याप्त होता है। इस बीच दुनिया भर के मीडिया में अटकलों का तूफान चल पड़ा था। कहीं कहा जा रहा था कि यह रूस की नॉर्दर्न नेवी का संकेत है, तो कहीं चीन की बढ़ती समुद्री मौजूदगी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, और कुछ विश्लेषक इसे ब्रिक्स देशों के सामूहिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रहे थे। लेकिन इन सभी कयासों के बीच एक बात तय थी कि किसी भी देश ने सामने आकर जिम्मेदारी नहीं ली थी, और यही चुप्पी अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी थी, क्योंकि बिना यह जाने कि सामने कौन है, जवाब कैसे दिया जाए, यह तय करना लगभग असंभव था। उधर यूरोप में नाटो की आपात बैठकें लगातार जारी थीं, और कई देशों ने अपने बंदरगाहों और समुद्री मार्गों पर सुरक्षा बढ़ा दी थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अटलांटिक में उठी यह लहर कहीं उनके तटों तक न पहुंच जाए। बीमा कंपनियां अपने प्रीमियम फिर से गिनने लगी थी, और वैश्विक शिपिंग कंपनियों ने कुछ रूट्स अस्थायी रूप से बदलने शुरू कर दिए थे, जिससे यह साफ हो गया था कि यह संकट अब सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक भी बन चुका है। वॉशिंगटन में अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्य खुलकर पूछ रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी घटना के बावजूद जनता को आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं दी जा रही गई, और क्या सरकार कुछ छिपा रही है। लेकिन प्रशासन की तरफ से बस यही कहा जा रहा था कि हालात की समीक्षा चल रही है और देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। इस अनिश्चितता के बीच अमेरिकी नौसेना के भीतर भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जिन नाविकों ने अपने जहाजों पर सिस्टम को अचानक ठप्प होते देखा था, उनके लिए यह किसी भूतिया अनुभव से कम नहीं था। वे जानते थे कि सामने कोई साधारण विरोधी नहीं बल्कि ऐसी ताकत है जो बिना दिखाई दिए वार कर सकती है। इसी बीच रूस ने अपने कुछ सैन्य अड्डों पर अभ्यास तेज कर दिए, और चीन के कुछ युद्धपोत दक्षिण चीन सागर से निकलकर लंबी दूरी की गश्त पर जाते दिखे। यह सब मिलकर एक ऐसा चित्र बना रहा था जिसमें हर शक्ति खुद को अगले संभावित झटके के लिए तैयार कर रही थी। भारत की ओर से अभी भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था, लेकिन कूटनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज थी कि दिल्ली पर्दे के पीछे कई चैनलों से बातचीत कर रही है, ताकि हालात को पूरी तरह फिसलने से रोका जा सके।
क्योंकि एक बार अगर अटलांटिक में टकराव खुलकर बढ़ गया तो उसका असर हिंद महासागर से लेकर प्रशांत तक महसूस किया जाएगा। ट्रंप के लिए यह सिर्फ एक विदेश नीति का संकट नहीं बल्कि घरेलू राजनीति का भी बड़ा इम्तिहान बनता जा रहा था, क्योंकि चुनावी माहौल में किसी भी कमजोरी की छवि उनकी स्थिति को कमजोर कर सकती थी। इसलिए व्हाइट हाउस के भीतर कुछ लोग सीमित लेकिन सख्त जवाब की वकालत कर रहे थे, जबकि कुछ यह मान रहे थे कि बिना ठोस सबूत के कोई भी आक्रामक कदम हालात को और बिगाड़ सकता है। इस बहस के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियां मलबे और डाटा के हर टुकड़े को जोड़कर एक कहानी बनाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर किस तरह समुद्र के भीतर से यह जाल बुना गया था। शुरुआती संकेत बताते थे कि कई पनडुब्बियां अलग अलग दिशाओं से एक ही समय पर सक्रिय हुईं और उनके साथ इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप करने वाले प्लेटफॉर्म भी थे, जिससे अमेरिकी रडार और संचार कुछ देर के लिए अंधे हो गए। यह एक ऐसा समन्वित हमला था जो किसी एक देश की सामान्य क्षमता से आगे का लगता था। इसी वजह से ब्रिक्स देशों का नाम बार बार चर्चा में आ रहा था, क्योंकि आर्थिक मंच से आगे बढ़कर सामूहिक रणनीतिक शक्ति बनने की उनकी संभावनाओं पर लंबे समय से बहस चल रही थी। अब अटलांटिक की इस घटना ने उस बहस को अचानक बहुत वास्तविक बना दिया था। मीडिया में विशेषज्ञ यह भी कह रहे थे कि यह एक तरह का संदेश हो सकता है कि दुनिया अब एक ध्रुवीय व्यवस्था से निकलकर बहुध्रुवीय दौर में प्रवेश कर रही है, जहां किसी एक शक्ति का वर्चस्व चुनौती के बिना स्वीकार नहीं किया जाएगा। इन सब के बीच आम नागरिकों के लिए यह सब किसी दूर की कहानी जैसा लग सकता था, लेकिन बाजारों की गिरावट, ईंधन की कीमतों में उछाल और यात्रा पर लगती पाबंदियां बता रही थीं कि यह संकट धीरे धीरे हर किसी की जिंदगी को छूने वाला है। ट्रंप के सामने अब दो रास्ते थे, एक तो पर्दे के पीछे कूटनीतिक रास्ता तलाशना और दूसरा दुनिया को यह दिखाना कि अमेरिका अभी भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन दोनों ही विकल्पों में जोखिम भरा भविष्य छिपा था। यही वजह थी कि व्हाइट हाउस में रात देर तक रोशनी जलती रही और सलाहकारों की आवाजें गलियारों में गूंजती रहीं। अटलांटिक की लहरें दूर कहीं शांत दिख सकती थीं, लेकिन सत्ता के केंद्रों में तूफान पूरी ताकत से घूम रहा था और दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी थी कि अगला कदम किस दिशा में उठेगा, क्योंकि यह कदम तय करेगा कि यह काल्पनिक संकट सिर्फ एक चेतावनी बनकर रह जाएगा या फिर इतिहास के पन्नों में एक नए युग की शुरुआत के रूप में दर्ज होगा। अटलांटिक के ऊपर छाया व अनदेखा साया अब और भी गहरा हो चुका था और दुनिया भर के न्यूज रूम में हर मिनट बदलती सुर्खियों के बीच एक ही धड़कता हुआ सवाल घूम रहा था कि क्या यह सिर्फ समुद्र में हुई एक रहस्यमयी झड़प थी या फिर वैश्विक ताकतों के बीच किसी बड़े टकराव की शुरुआत। क्योंकि जैसे ही भाग 3 के बाद हालात कुछ पल के लिए थमते नजर आए, वैसे ही वॉशिंगटन से एक के बाद एक गुप्त संदेश विभिन्न राजधानियों की ओर भेजे जाने लगे। अमेरिकी नेतृत्व को अब यह एहसास हो चुका था कि केवल सैन्य ताकत से इस संकट को साधना मुश्किल है और कूटनीति के बिना रास्ता निकालना लगभग असंभव। पेंटागन की दीवारों के भीतर बैठी रणनीतिक टीमों ने नक्शों पर लाल और नीली रेखाओं के बीच नए रास्ते खींचने शुरू कर दिए और हर रास्ता किसी न किसी संभावित टकराव या समझौते की ओर जाता दिख रहा था। इसी बीच रूस की ओर से संकेत मिला कि वह अपने उत्तरी समुद्री क्षेत्रों में किसी भी असामान्य गतिविधि पर नजर रख रहा है और चीन ने अपने बेड़े की कुछ टुकड़ियों को खुले समुद्र में भेजने की पुष्टि की। इन दोनों बयानों में भले ही सीधा आरोप ना हो, लेकिन उनके शब्दों में छिपा संदेश साफ था कि वे तैयार हैं और यही तैयारी अमेरिका के लिए सबसे बड़ा दबाव बनती जा रही थी। यूरोप के कई देशों ने अपने तटों के पास सैन्य गश्त बढ़ा दी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर अटलांटिक में हालात बिगड़े तो उनके व्यापारिक मार्ग सबसे पहले प्रभावित होंगे। वैश्विक बाजारों में उतार चढ़ाव जारी रहा और निवेशकों ने सुरक्षित ठिकानों की ओर दौड़ लगानी शुरू कर दी, जिससे यह जाहिर हो गया कि डर सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक भी बन चुका है। इसी बीच भारत की कूटनीतिक सक्रियता धीरे धीरे पर्दे के पीछे से झलकने लगी। हालांकि दिल्ली ने कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कई बड़े देशों के साथ लगातार बातचीत चल रही थी ताकि इस संकट को बातचीत की मेज तक लाया जा सके। भारत की यह भूमिका इसलिए भी अहम मानी जा रही थी क्योंकि वह उन गिने चुने देशों में से है जिनके रिश्ते अमेरिका, रूस और चीन
तीनों के साथ संवाद के स्तर पर बने हुए हैं। ट्रंप प्रशासन के कुछ सलाहकारों को भी यह समझ आने लगा था कि बिना किसी मध्यस्थ के सीधे टकराव की राह बेहद खतरनाक होगी। इसीलिए व्हाइट हाउस के भीतर यह विचार जोर पकड़ने लगा कि किसी तरह ब्रिक्स से जुड़े देशों के साथ अप्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाए ताकि अटलांटिक में हुई घटना को आगे बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि जब सामने कोई औपचारिक रूप से जिम्मेदारी ही नहीं ले रहा हो तो बातचीत किससे की जाए, यह तय करना भी चुनौती बन जाता है। उधर अमेरिकी जनता के बीच भी बेचैनी बढ़ रही थी, क्योंकि सोशल मीडिया और वैकल्पिक मीडिया में तरह तरह की कहानियां घूम रही थी, जिनमें कुछ लोग इसे तीसरे विश्व युद्ध की आहट बता रहे थे तो कुछ इसे सत्ता के खेल का हिस्सा। सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था कि वह पारदर्शिता दिखाए, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देकर कई जानकारियां रोकी जा रही थी। इसी बीच अमेरिकी नौसेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने आंतरिक बैठकों में स्वीकार किया कि जिस तरह से सिस्टम कुछ मिनटों के लिए अंधे हो गए थे, वह भविष्य के युद्ध की झलक है, जहां हथियारों से पहले नेटवर्क पर हमला होता है। यह एहसास अमेरिका को अपनी रणनीति पर फिर से सोचने को मजबूर कर रहा था, क्योंकि दशकों से जिस तकनीकी बढ़त पर वह भरोसा करता आया था, वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। दुनिया के अन्य हिस्सों में भी सैन्य योजनाकार इस घटना को ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि यह दिखा रही थी कि समुद्र की गहराइयों से बिना चेतावनी वार करना कितना असरदार हो सकता है। अटलांटिक में उठी यह लहर अब वैश्विक सैन्य सोच को बदलने का संकेत दे रही थी। ट्रंप के लिए यह सब सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सवाल नहीं, बल्कि अपनी विरासत का भी मामला बनता जा रहा था, क्योंकि इतिहास में उन्हें या तो उस नेता के रूप में याद किया जाएगा जिसने संकट को संभाला, या फिर उस व्यक्ति के रूप में जिसने हालात को नियंत्रण से बाहर जाने दिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और